तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास आ जाता है HI। और ऊपर वाला अंक एक बार मैं बता दूं, बच्चों भी मांगेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो आपके पास एसिडिक नेचर है, बिकॉज सल्फर इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल की वजह से सल्फर आपके पास एसिडिक नेचर का है, इसका ऑक्साइड। बट विच इज नॉट नोबल मेटल, इनमें से नोबल मेटल कौन सा नहीं है? मर्क्यूरी इज नॉट अ नोबल मेटल। बिल्कुल आपके पास जो कॉइनिश मेटल है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके पास प्रॉपर नोबल मेटल्स कहलाते हैं। और इसके अलावा देखो, कॉपर भी आगे है, गोल्ड भी आगे है, सिल्वर भी आगे है। जो आपके पास मर्करी है वो एक नोबल मेटल नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर, शेप ऑफ AB2E2 इज, व्हाई दे आर कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड इसको बड़ा करने दो जरा। व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, इनको हम नोबल मेटल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारे पास कीमती होते हैं। इनकी जो वायरिंग बेंडिंग होती है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो महंगी होती हैं। इस वजह से बाकियों की निस्बत ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम इनको नोबल मेटल्स कहते हैं। और दूसरी रीजन लो रिएक्टिविटी पे भी, एग्जैक्टली बिल्कुल लो रिएक्टिविटी की वजह से भी है। लेकिन जो गोल्ड और उनकी कहते हैं ना, गोल्ड तो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है आपके पास। गोल्ड की रिएक्टिविटी की वजह से नहीं, जो नोबल मेटल्स दो रीजन दी जाती है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट इनकी एक्सपेंसिव की वजह से है कि आप इनको ऑर्नामेंट्स में यूज करते हो। जितने भी बादशाह और वो थे, हम हमेशा सोना चांदी पहनते थे, प्लेटिनम की बनी हुई चीजें। तो जितनी ये जो आपके पास कीमती मेटल्स है, वो आपकी नोबल मेटल्स में आती है। एक मिनट बच्चों को ऐड करने तो जरा। अच्छा जी, वेस्पर के मुताबिक आपने शेप बताई है मुझे, बेंट। ठीक हो गया बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 जो आपके पास हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो 4 में जब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर होते हैं, तो आपके पास टेट्राहेड्रल से शेप जो है वो चेंज हो जाएगी लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से। और जो आपके पास एंगल बनेगा वो लेस देन 109.5 का होगा। और ज्योमेट्री आपके पास बेंड ज्योमेट्री आ जाएगी। आप इसको वी शेप भी कह सकते हो, बिल्कुल एंगुलर बेंड और वी शेप तीनों आ सकते हैं इसके नाम, ऐसे वी ज्योमेट्री। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है, बच्चे आ रहे हैं, 1 मिनट ऐड करने दो, आधा मिनट दो मुझे। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ H2S इज, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री H2S की क्या लगाई है? मैं आपको काइंडली म्यूट कर दो बच्चों, आवाजें आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग मुझे कह रहे हो आप लोगों ने लगाई है बेंट। 1 मिनट बच्चों को ऐड करना, देखता हूँ ना, मेरी मीटिंग में थोड़ा सा इशू है कि बार बार एडमिट करना पड़ता है आप लोगों को। सानिया ने लगाया है जी, फहद बोले। जी बिल्कुल, AB2E2, इसमें जो एक जो सेकंड ई होता है वो लॉन पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी जो है वो बॉन्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। AB2E, AB2E जो है देखो वो तो आ जाएगा फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में भी अगर आपके पास 2 बॉन्ड है और एक लोन है, वो भी वी शेप पे चला जाता है बिल्कुल, वो भी वी बनता है उसकी ज्योमेट्री भी। तो आपने जस्ट ये देखना है, मैं आपको एक और टेबल भेजूंगी जो एडवांस टेबल है। क्यों, ठीक हो गया? हाँ चलो, क्लियर है। जरूरी नहीं आपके पास एक शेप जो है टेट्राहेड्रल उसमें ही वी वी बन सकती है। ये आपके पास जो 9th और FSC में थोड़ा सा छोटा टेबल है, मैंने भेजना था मुझे स्किप हो गया। मैं आपको और मजीद इससे भी एडवांस टेबल भेजूंगी 6 शेप्स का। तो उसमें आपको और ज्यादा डिटेल दी गई है कि अगर आपके पास इतने बॉन्ड हो, इतने लॉन पेयर हो, तो क्या क्या शेप्स आती चाहिए। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये देखो, अब इसका क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ H2S। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ H2S इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हालांकि इसमें 2 लॉन पेयर अभी आते हैं, उसके बावजूद ये टेट्राहेड्रल है। इसका आंसर ए ठीक था। क्यों? देखो मैंने गौर से पढ़ो, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछी है। आपके पास 2 चीजें होती हैं, आपने 2 चीजों को गौर करना है। एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, दूसरी हमारे पास होती है मोलेकुलर ज्योमेट्री। मोलेकुलर ज्योमेट्री, 2 चीजें होती हैं। हमारे पास जो चेंज होती है वो मोलेकुलर ज्योमेट्री होती है। कभी आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे वो लॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही कहलाता है। लाइक अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करती हूँ, देखो मेरे पास ये शेप है, ठीक है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, 109 का एंगल है फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास ये शेप है। अब टेट्राहेड्रल में अगर मैं बात कर रही हूँ H2S की, इसके पास 2 लॉन पेयर है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, H है, ये H है,
ये दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चार ही इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें से दो बॉन्ड आगे हैं, दो उसके पास लोन पेयर आगे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर चार ही रहे हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। अगर चार आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमेशा टेट्राहेड्रल ही रहेगी। तो आपके पास जो डेविएशन आती है वो मोलिक्यूल में आती है, मोलेकुलर ज्योमेट्री में। मॉलिक्यूल के जो एंगल है, आप मॉलिक्यूल आपके पास H2S है, अगर मैं मोलेकुलर शेप पूछती ना, उसमें आप कहते हैं कि वो उसकी बेंड शेप होगी है, क्योंकि लॉन पेयर जो है वो रिपल्शन शो कर रहा है ज्यादा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। Why is there too much angle deviation from tetrahedral? देखो लॉन पेयर जितने ज्यादा होते जाएंगे उतनी उसमें ना रिपल्शन आती जाएगी, बिकॉज लॉन पेयर ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, आपने पढ़ा हुआ स्पेस। अब कॉमनली जितनी भी ये बॉन्ड पेयर कर रहा है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दो है। अब इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस पे इसका भी न्यूक्लियस का इफेक्ट है, इसके न्यूक्लियस का भी इफेक्ट है, तो इन बिटवीन प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं इन लॉन पेयर की बात करती हूँ तो इस पे सिर्फ एक मेटल का तो इन्फ्लुएंस है और किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो हवा में जरा ज्यादा डिस्पर्स होता है। अब ज्यादा डिस्पर्स ज्यादा जगह ले रहा है, तो इसके और इसके दरमियान एंगल जो एग्जैक्ट है वो 109.5 का नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन और ये जो लॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन है इनमें रिपल्शन आ जाएगी, और जो ज्योमेट्री है ना वो टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट कर जाएगी। अब ये अगर एक लॉन पेयर है तो ज्योमेट्री कम डिस्टॉर्ट होगी, अब ये और जितने आप दो लॉन पेयर है तो ज्योमेट्री और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी। तो जितने ज्यादा आपके पास लॉन पेयर बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा इसकी डेविएशन एंगल की आती जाएगी। मैम वाटर में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ही सेम, वाटर में आप H2O की लिखोगे तो सेम H2 में वाटर की भी सेम वी ज्योमेट्री है। अगर मोलेकुलर ज्योमेट्री की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वाटर की भी टेट्राहेड्रल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दो, बॉन्ड पेयर दो, लॉन पेयर ही है वाटर में भी। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, बिकॉज मॉलिक्यूल में वाटर है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या है, दो लॉन पेयर आ गई है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एग्जैक्टली ज्योमेट्री आप टेट्राहेड्रल नहीं कहोगे, उसके एंगल्स में जरा बेंट आ गया है, तो आप कहते हो वाटर की जरा शेप बेंट हो जाती है। किसमें कम है आप कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन। दोनों की बेंट ज्योमेट्री है। अब एक सेकंड के लिए अगर कोई क्वेश्चन और मजीद है तो एक सेकंड के लिए माइक ऑन कर सकते हो, मुझे क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आई कि लेकिन एंगल डेविएशन कम है। दोनों में एंगल डेविएशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि एक ही फैमिली मेंबर है। देखो थोड़ा सा हल्का सा फर्क आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर का साइज तो चेंज है ना। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम जो भी है, ये नीचे नीचे जितने भी प्रेजेंट है, अब जितने भी ये वाटर के साथ बनाएंगे बनाएंगे ये टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर और बेंट। अब इनका साइज भी देखो बढ़ता जा रहा है, डाउन द ग्रुप आप कहते हो ना साइज बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का साइज जो है वो एज कम्पेयर टू सल्फर छोटा है, तो अब जितना इनका साइज में फर्क आएगा तो उससे भी थोड़ा सा एंगल फर्क आ जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम फर्क आता है आपका वो आएगा लॉन पेयर की वजह से। H2S में से वैसे ज्यादा है कि सल्फर का अपना साइज बहुत बड़ा है, अब जितना ज्यादा अपना एटम का भी बड़ा है, ऊपर से उसके पास लॉन पेयर भी आते जा रहे हैं दो दो, तो वो उतनी ज्यादा स्टीरिक रिपल्शन का फैक्टर भी आ जाएगा और लॉन पेयर की रिपल्शन का भी फैक्टर आएगा। तो अब जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी उतनी डेविएशन और ज्यादा होती जाएगी, लेकिन मेजर जो डेविएशन है फिर भी आप लॉन पेयर की वजह से कंसिडर करोगे, ना कि इन एटम्स के साइजेस की वजह से। हाँ फर्क जरूर आएगा, देखो एटम चेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन सल्फर जो इन एटम्स में थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा डेविएशन का, लेकिन मेजर फर्क नहीं आएगा। मेजर जो ज्योमेट्री है वो आप दोनों में ही वी ज्योमेट्री लिखोगे, ऐसे नहीं है कि इसकी ज्योमेट्री बहुत चेंज होके इसमें भी वी या बेंट है, इसमें भी वी या बेंट आई गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जी एमसीक्यू है, वीबीटी। वीबीटी एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। वीबीटी में अब डिस्कस करती है बॉन्डिंग को, तो वीबीटी आपकी किस टाइप की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। ऊपर कोई बच्चा ऐड तो नहीं आया हुआ। ठीक हो गया, कोवलेंट टाइप। थोड़ी सी स्लो हो जाती हूँ बीच में, बच्चे ऊपर आ जाते हैं, उनको ऐड कर रही होती हूँ। ठीक हो गया। वीबीटी जो एक्सप्लेन कर रही होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग को करती है, और अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवलेंट बॉन्ड भी तब कब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड भी तब बनता है जबकि आपके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में ना हो,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो रिस्पॉन्सिबल है कोवलेंट बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग टू वीबीटी। इन इथीन हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई आर प्रेजेंट, इसका क्या लगाया? इथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? वाजी वाह, नन लगाया हुआ है, बड़ी बात है। वहां ने गलती की है। वहां देखो आंसर ठीक है आपका, इसमें इतने ही प्रेजेंट है जो आप कह रहे हो, सिग्मा और पाई ही। देखो 5 सिग्मा है, 1 पाई प्रेजेंट है। लेकिन देखो मैंने पहले क्या पूछा हुआ है, मैंने पहले पूछा हुआ है सिग्मा कितने हैं, तो पहले आप हमेशा सिग्मा का आंसर आएगा, इसमें जो भी ऑप्शंस है ना इधर वाले, ये सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट करता है समझ आ गई है, बस ठीक हो गया। 5 और 1, तो दूसरा जो है वो पाई है। तो ध्यान से थोड़ी सी मुझे था कि एक दो बच्चा शायद गलत करेगा। तो आपके पास ये 1 1 किसने लिखा है? तो ये थोड़ी सी अक्सर ट्रिक आ जाती है इस टाइप की, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट और आंसर की स्टेटमेंट में एग्रीमेंट आ रहा है कि नहीं। टेंशन नहीं लो, अभी आगे वालों का भी गलत आएगा, बहुत सारे, 2 3 एमसीक्यू आएंगे, वो सारे गलत करेंगे आगे। होप सो। पाई बॉन्ड इज फॉर्म, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल नन था। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग बना देंगे, और जो बच जाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, हम एसपी की बात कर रहे होते हैं एसपी में, तो वो पाई बॉन्डिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग बना देते हैं हमारे पास। ये तो इजी था, खैर केमिकल बॉन्डिंग से बहुत इजी आते हैं, उसकी मुश्किल नहीं आती। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव फोर्स सेम क्वांटम नंबर्स, तो ये किस लॉ है, रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे हमने, तो ये कौन सी लॉ की स्टेटमेंट है या रूल की स्टेटमेंट है आपके पास? ये है जी पॉली एक्सक्लूजन, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। अफवाह हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी के मुताबिक बताता है। हंस रूल कहते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो तो सेपरेट जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पॉली कहते हैं कि ऑपोजिट स्पिन होगी। जब आपके पास ऑपोजिट स्पिन होगी एक ही ऑर्बिटल में, फॉर एग्जांपल 2s की ही है, तो हमारे पास हर चीज सेम आएगी। देखो 2s में ही है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। इस तरह कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनकी चारों जो क्वांटम नंबर्स है वो सेम हो, स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट में डिफरेंट होगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नियॉन, नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, सॉरी एमओटी, ये एमओटी बताती है आपको बॉन्ड ऑर्डर की, ऑब्वियस बात थी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल नन होता है, बिकॉज सोचने की बात ही नहीं थी, निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। नोबल गैस थी, नोबल गैस जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वो बॉन्ड बनाना नहीं पसंद करती, वो अकेली रहना पसंद करती है ड्यू टू इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक गैस है जो बनाती है, कौन सी बनाती है, तो ऐसी गैस जीनॉन। इसकी रीजन क्या है भाई, जीनॉन भी तो नोबल गैस है, आउटर मोस्ट तो इसका भी कंप्लीट है। रीजन क्या है जीनॉन की बनाने की? अब आप लोगों ने पढ़ रखा है, देखो कि जीनॉन के पास आपके जो कंपाउंड, बल्कि कंपाउंड बातें डिस्कस करते हैं, साइज लार्जर, एग्जैक्टली। ये जीनॉन जो है वो बिल्कुल डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। उसके नीचे जो है वो रेडॉन है, वो रेडियो एक्टिव ही रह जाती है बस। तो बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है, बहुत बहुत ज्यादा साइज बड़ा है, साइज बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। उसके अलावा ऑल्दो कंप्लीट है शेल, स्टेबल है जीनोन, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस देखो, अगर इसको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है खींचने की, तो आपने देखा होगा जीनोन के जितने भी कंपाउंड है या मैक्सिमम ऑफ फ्लोरीन के साथ है, कोई इक्का दुक्का है लाइक वो ऑक्सीजन के साथ बना रही है XeO F2, उसमें भी F लाजमी आएगा। तो जस्ट फ्लोरीन ये कैपेसिटी रखते हैं कि एक्स्ट्रा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल की वजह से इसकी एक्स्ट्रा खींचने की कैपेसिटी है, और इसका साइज एक्स्ट्रा बड़ा है, ऑल्दो वो स्टेबल है, लेकिन फ्लोरीन के पास इतनी कैपेसिटी है कि आउटर मोस्ट बहुत लूजली बाउंड है, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे चांस आ जाता है कि कंपाउंड बन जाते हैं और बनते हैं। इसके अलावा जिनोन किसी के साथ क्लोरीन या आपको नीचे वाले आयोडाइन के साथ कर लेगा, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो जिनोन के आउटर मोस्ट लूजली बाउंड को खींच सके। Which theory explains the concept of energy? बॉन्डिंग की कौन सी थ्योरी है जो कि एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है? तो क्या है ऐसी थियरी? वीबीटी,
अरीज कहती है। बाकी क्या कहते हैं? कौन सी थियरी है केमिकल बॉन्डिंग की जो कि एक्सप्लेन करती है एनर्जी को? पीपीटी में कहाँ एनर्जी पड़ी है रीच? मैम एमओटी। एक जो ना पहले इनको म्यूट करने दो, बच्चे ना शोर कर रहे हैं और बाकी डिस्टर्ब होंगे। एक सेकेंड। जी हमारे पास इसका आंसर है एमओटी। एमओटी वो एनर्जी है, देखो पीपीटी में तो हमने कहीं एनर्जी पढ़ी ही नहीं है। पीपीटी जस्ट कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, बिल्कुल छोटे से थियरी है, और वो भी कोवलेंट बॉन्डिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड को बता के चली जाती है। इनकी रीजन नहीं बताती सिग्मा क्यों की एनर्जी ज्यादा है या पाई की, जस्ट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताती है कि सिग्मा कैसे बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ले आती है। और पाई को बताती है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है, बस। पीपीटी और कुछ भी नहीं बताती। देखो एमओटी एनर्जी के बारे में बताती है। आप जब एमओटी की डायग्राम बनाते हो तो आप यहाँ पे इस साइड पे एनर्जी लिखते हो, एनर्जी इस तरह बढ़ रही है। फिर आप 1s 2s ऑर्बिटल उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना रहे होते हो। ये 1s का बॉन्डिंग हो गया, इस तरह डायग्राम बना रहे होते हो। ये उसका स्टार है हो गया। ये 2s का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हो गया। फिर 2p के इस तरह ऊपर ऊपर जा रहे होते हो। 1s सबसे लोअर एनर्जी पे होता है, फिर 2s है, फिर 2p है, इस तरह ऊपर ऊपर आप ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हो। तो साइड पे आप एनर्जी हमेशा लिखते हो। तो एमओटी की जो एक्सप्लेनेशन है ऑर्बिटल्स की फीलिंग की, वो है ही एनर्जी की बेस पे। तो एमओटी वो है एनर्जी ऑर्डर भी होता है। एग्जैक्टली एनर्जी ऑर्डर, आप जब तक एनर्जी ऑर्डर नहीं करते एमओटी कोई कंसीडर ही नहीं करता। आपको आधे नंबर में नहीं मिलेंगे, आप साइड पे अगर नहीं लगाते ना एनर्जी बार एमओटी में, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। बिकॉज एनर्जी वाहिद है जो कि एमओटी ने बताई थी। तो एमओटी की बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे वाली इसमें नहीं थी। एमओटी आपको एक्सप्लेन करती है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर वाहिद थ्योरी थी जो मैग्नेटिक बिहेवियर को लेके आई थी, जिसने बताया था बहुत सारे मसले आ रहे थे कंपाउंड्स के कि ये पैरा है, ये डाई है, क्या ये फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो एमओटी वाहिद थी जिसने मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि वाई आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक को शो कर रहा है, कौन से पैरा होंगे कौन से डाई होंगे, एमओटी ने बताया था। सेकंड, एनर्जी का कॉन्सेप्ट वाहिद आपके पास थ्योरी है जो कि एमओटी लेके आई थी। और काफी सारी जो न्यू न्यू चीजें थी, तो हम एमओटी को मोस्ट एडवांस थ्योरी कहते हैं। इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे जो कि बाकी थ्योरीज में नहीं थे। अब एमओटी के भी ड्रॉबैक्स है। देखो एमओटी का एब्रिविएशन देखोगे ना, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। केमिकल बॉन्डिंग्स में सारी थियरी है, आपको कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में लॉ नहीं मिलेगा। एक थियरी एक चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है, दूसरी वो एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो उसका ड्रॉबैक बन जाएगा। तो एमओटी में भी ड्रॉबैक्स हैं बिकॉज वो थियरी है। अगर वो परफेक्ट होती हर लिहाज से तो वो लॉ बन जाती, लेकिन ये है कि बाकी सबकी निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर है, एडवांस भी है। और वो क्वेश्चंस जो पीछे वालियों में नहीं सॉल्व हुए थे वो एमओटी ने सॉल्व कर दी। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि बाकियों की निस्बत परफेक्ट थियरी है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया जी, रीच को क्लियर हो गया है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज प्रेजेंट, अभी सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है 16th में से? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी कोई पार्टिसिपेंट आया तो नहीं है, मुझे एक मिनट देखने दो। नहीं है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी रुबिडियम फ्लोराइड की है, बिल्कुल ठीक है। देखो जितना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। आप लोगों की नहीं, LIF की नहीं होगी रीच, आप लोगों की बुक में लाइन थी, ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड ग्रेटर विल बी इज द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है, सिंपल अल्फाज में कहूँ, वो एनर्जी जो हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब कोई बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली आप उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। कोई भी चीज आप कहते हैं ना, जितनी मजबूत है उसको उतना तोड़ना मुश्किल है, कोई चीज सख्त है उसको तोड़ना मुश्किल है, नरम चीज को तो आप आसानी से तोड़ लेते हो। तो अब देखो इनमें बॉन्डिंग देखोगे, जिसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसकी उतनी ज्यादा उसको बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए, या उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब मैंने सारे आपको देखो यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर फ्लोरीन है, और जो चेंजिंग फैक्टर है वो है साथ वाले मेटल्स। मेटल्स भी देखो सारे के सारे एक ही ग्रुप के दिए हुए हैं, या ब्रेकिंग में रिलीज होने की बात है, या तोड़ने में चाहिए या फिर ब्रेकिंग में रिलीज हो, किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो दानियार आप उसको। तो अब यहाँ पे सारे वन है एल्किली मेटल्स के मेटल्स दिए हुए हैं। अब आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब क्या होता है, जितना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो, अब आपने वो भी पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल होता है अब एक और एक नॉन मेटल होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ही आपका आयनिक बॉन्ड, एक मेटल और एक नॉन मेटल से बनेगा। अब जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर होगा, जितना ज्यादा मेटेलिक नेचर होगा, उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट हो गया।
और वैसे भी सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का एलिमेंट है। दूसरी साइड पे अब ये चीज चेंज हो रही है, पता है सारे अल्केली मेटल्स हैं और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है हमारा। तो डाउन द ग्रुप ये इस तरह बढ़ रहा है, रिपीडियम सबसे ज्यादा नीचे प्रेजेंट है, तो इन सब में से रिपीडियम मोस्ट मेटेलिक नेचर है। अब जितना ज्यादा मेटेलिक होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आयनिक की तरफ है। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसमें है, तो इसी की हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। LIF की बच्ची, बॉन्ड देखो ना, हर चीज को फैक्टर है, हर चीज कांस्टेंट है, फ्लोरीन कांस्टेंट है, फ्लोरीन कांस्टेंट। अब डिसाइडिंग फैक्टर तो यही बच गया। अब देखो बॉन्डिंग है कौन सी, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड से ही निकलेगी ना। ना ना रहे जो बॉन्ड एनर्जी क्या है, कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिंपल देखो बॉन्ड है कौन सा और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा, अगर एक ही है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बेसिस पे डिसाइड कर दो। हाँ ये वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं बताती हूँ, ये हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं इसको आपको बताती हूँ लिथियम की पोलराइजिंग पावर के लिहाज से भी एट द एंड। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल है 100 pm के एग्जैक्टली रटे वाला था, लेकिन आपको कुछ भी आ जाए, PM ना आए यहाँ पे, कोई भी पिकोमीटर की बजाय कोई और आ जाए, अगर जितने भी हैं आउट ऑफ M to पिको नैनो नैनो आ जाए, 1 एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर कितने हैं, तो आपको बहुत इजी इसकी ट्रिक होती है। क्या होती है कि आपने पहले इसको खोल लेना होता है। 1 एंगस्ट्रॉम को आपको पता है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 10⁻⁻10 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट तो हमारा मीटर है ना, उसको हम साइड पे लिख लेते हैं, मीटर को इस तरह जगह छोड़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर हमने निकाले हैं पिकोमीटर ही, तो पिको आपके पास पावर होती है 10⁻12। जो भी पूछा, अगर मैं इसमें नैनो पूछ लेती, फॉर एग्जाम्पल नैनो या पिको कोई भी निकाल लेते हैं, पिको पूछा हो चलो मैं पिको ही निकाल देती हूँ। तो आपने क्या करना होता है कि उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, उसी से आपने डिवाइड करना होता है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, मतलब टर्म में कोई फर्क नहीं आया। तो क्या होता है उसके बाद क्या करना है, जो भी पावर दी हो, पिको की पावर -12, इसलिए मैंने -12 लिखा है। अगर नैनो निकालना होता -9 ऊपर लिखती, -9 ही नीचे। तो जो भी चीज उसने पूछी है उसकी पावर उसी से मल्टीप्लाई करना है आपने, उसी से डिवाइड करना है। तो ये जो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 है, मल्टीप्लाई बाय ये नीचे वाली ऊपर आएगी, 10⁻+12 बन जाएगी नीचे वाली ऊपर आके, क्योंकि ऊपर वाली तो आपकी -10 है ना, इसलिए पिको बनना है। ये बन गया पिको मीटर ऊपर वाली, और नीचे वाली ऊपर आके प्लस हो गई है। तो और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 10⁻² आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा तो 100 होता है 10⁻²। तो इस वजह से आपके पास C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। अगर मैंने यहीं पे मैं नैनो निकालती हूँ, तो नैनो क्या होता है यहाँ पे -9, यहाँ भी -9 से, अब ऊपर वाला ना -9 नैनोमीटर बन जाता, ये ऊपर आके +9 बनता। तो हमारे पास अगर नैनो निकालना होता तो 10⁻⁻1 ही आंसर आ जाता, -1, 10⁻⁻1, -1 का मतलब क्या है, 0.1, 1/10 एग्जैक्टली। तो बहुत इजी है, ठीक हो गया भान, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जो चीज भी निकालनी है पहले उसको सिंपल मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में आना है, पहले आपने एंगस्ट्रॉम को देखना है उसमें मीटर कितने हैं, स्टैंडर्ड में आके उसके बाद जो भी निकालना हो ना उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ऊपर वाली वही बन जाएगी जो हमें बनानी है, नीचे वाली प्लस आके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर। ये मीटिंग चलो एक MCQ और हो जाएगा, खत्म होने वाली है असल में। ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है। तो इसमें क्या ऑप्शन लगाया आप लोगों ने, जल्दी से बता दो बिकॉज हमारे पास टाइम काफी कम है। MC का है बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बनता था वो सामिया डिबाई नहीं था, डिबाई हमारे पास कॉमन यूनिट होता है, इसलिए हम कहते हैं ना प्रेशर के बहुत यूनिट है हमारे पास, टॉर, MM/Hg, पर स्क्वायर इंच, और कौन से होते हैं, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ऐसा यूनिट एक ही होता है। तो डिबाई आपके पास कॉमन यूनिट है, ऐसे यूनिट है ये MC है, तो यहाँ पे नन ऑप्शन आएगा आपका, नॉट डिबाई, डिबाई कॉमन यूनिट है, मीटर कॉलम। सो D ऑप्शन, डी ऐसा एग्जैक्ट यूनिट में लिखो यहाँ पे, तो होता है MC, मीटर कूलम। चार्ज इनटू लेंथ होता है ना, लेंथ का यूनिट मीटर और चार्ज की यूनिट कूलम, तो ऐसा यूनिट आपके पास MC है। यहाँ पे मैंने कोई ऐसा यूनिट नहीं दिया, कॉमन दिया हुआ था जो कि आप लोगों ने अक्सर उन्हें लगा लिया है, लेकिन ऑप्शन नन है बिकॉज मैंने ऐसा यूनिट पूछा है, कॉमन यूनिट नहीं पूछा, या सिंपल यूनिट लिखा होगा फिर आप लगा सकते डी बाई है, लेकिन सिंपल स्पेसिफिक ऐसा ही पूछ रही हूँ तो ऐसा ही नन है इसमें से। Which of the following has highest dipole moment? इनमें से सबसे ज्यादा dipole moment किसकी है, हाईएस्ट?
इसमें क्या लगा है एग्जैक्टली सीओ। यहाँ पे आपके पास बाकियों की निस्बत सीओ की हाईएस्ट है। क्यों कैसे हाईएस्ट है सीओ की? क्योंकि CO2 आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो इस साइड पे होती है वो इधर वाली कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। इसी तरह आपके पास जितनी भी परफेक्ट सिमेट्री होती हैं उनकी डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगी, ये याद रखना। CCl4 इज अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप। जब भी परफेक्ट एंगल होगा तो ये वाला इसको नीचे वाला को कैंसिल कर रहा होता है, राइट वाला लेफ्ट को कैंसिल कर देता है, तो आपके पास इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 आता है। लेकिन CO जो है ये आपके पास परफेक्टली डाइपोल वो नहीं है। CO में आपके पास 2 बॉन्ड कोवलेंट होते हैं, नीचे वाला जो होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस पे भी लॉन पेयर प्रेजेंट होता है और एक इस पे प्रेजेंट होता है, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, तो एक ऐसे लॉन पेयर प्रेजेंट होता है इस पे। तो कार्बन मॉलिक्यूल के पास जो डाइपोल मोमेंट है कुछ ना कुछ होता है। तो एज कम्पेयर टू इनकी निस्बत जो आपको मॉलिक्यूल दिए हैं हाईएस्ट उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल यहाँ पे ठीक था। तो परफेक्ट ज्योमेट्री आपके पास कोई भी आ जाए उसकी आपने डाइपोल मोमेंट बिना सोचे समझे 0 लगानी है। टेट्राहेड्रल हो गई, ट्रायंगुलर प्लेनर BF3 बी जो भी आपके पास कंपाउंड ट्रायंगुलर प्लेनर के होते हैं। टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर के हो गए, ऑक्टाहेड्रल के हो गए, जितनी भी परफेक्ट ज्योमेट्रीज आएंगी सबकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। फिर आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 बिल्कुल एग्जैक्टली 100% ठीक है, बिकॉज आपको पता है कार्बन में हर एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन 4 से जुड़ा होता है आसपास। परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है हमारे पास डायमंड की, एग्जैक्टली बिल्कुल 100%, कोई एक कितना सा एंगल का फर्क भी नहीं होता, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, इसीलिए आपको हमेशा डायमंड इस फॉर्म में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल शेप का होता है आपके पास, तो 109.5 है। और जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। वैसे भी सर ने आपको बताया हुआ मेरे ख्याल से हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, तो लेकिन अक्सर आपको जब डायरेक्ट ज्योमेट्री पता हो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? क्या बता सकते हैं? स्क्वायर प्लेनर की भी मुझे बताओ, और ऑक्टाहेड्रल की तो आपको आती होगी लेकिन बता दो, अक्सर ऑक्टाहेड्रल की आ जाती है। स्क्वायर प्लेनर की sp2 नहीं होती दानियाल, sp2 तो ट्रायंगुलर प्लेनर की होती है हमारे पास। ऑक्टाहेड्रल sp3 D2 एग्जैक्टली, या D2 sp3 आप दोनों लिख सकते हो। और स्क्वायर प्लेनर की मुझे बताओगे? Dsp3 नहीं है वहां स्क्वायर प्लेनर की। DsP3 ट्रायंगुलर बाय पायरामिड की आपके पास। DsP2 है एग्जैक्टली स्क्वायर प्लेनर, DsP2 स्क्वायर प्लेनर है और DsP3 ट्रायंगुलर बाय पायरामिडल शेप की। तो कॉमन ज्योमेट्रीज जो है ना ये आप, ओके जी हम थे हाइब्रिडाइजेशन हो गई थी, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ यहाँ पे थे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है आपके पास केमिकल बॉन्ड में से? आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल बिना सोचे समझे लगाना है। आयनिक बॉन्ड जितने भी आपके पास इंटर इंट्रा कुछ भी आ जाए, अगर उसमें वहां पे आपको आयनिक का ऑप्शन दिख रहा है तो आयनिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है आपके पास। greater the dipole moment dash will be the polarity। dipole moment और polarity का रिलेशन क्या है आपस में? बिल्कुल जवेरिया तबस्सुम रेटर ग्रेटर, जितना ज्यादा आपके पास डाइपोल मोमेंट होगी तो उतनी पोलैरिटी होगी। तो अगर मैं इस बेस पे बात करूं तो आयनिक बॉन्ड्स की ज्यादा डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए या कोवलेंट बॉन्ड्स की, क्या कहते हो आप लोग? आयनिक बॉन्ड ज्यादा पोलर होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड? आयनिक एग्जैक्टली, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता है तब आयनिक की तरफ जाता है। ग्रेटर देन 1.7 होगा तो बॉन्ड आयनिक होगा, और मतलब डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा है, पोलैरिटी उतनी ज्यादा है। बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास कितना होता है? 120 डिग्री एग्जैक्टली, आपने याद रखना है टेट्राहेड्रल का भी और लीनियर का और ये sp2 वाले का, ये तीन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 120 ट्रायंगुलर प्लेनर एग्जैक्टली। फहद 109 टेट्राहेड्रल का बता रहे हो, अच्छा ठीक हो गया। 180 लीनियर का, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल विद मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, देखो यहाँ पे आप बताओगे मॉलिक्यूल जिसमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है
एग्जैक्टली जवेरिया तबस्सुम ठीक है, मुझे लगा शायद कोई NF3 लगा दे। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है आपने यहाँ पे CH4, तो वैसे ही सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है, यहाँ तो चांस ही नहीं बनता ना। अब देखो यहाँ पे CO2 भी लीनियर आ गया, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। अमोनिया और NF3 में मुकाबला चल रहा है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है। NH3 इज द मोस्ट पोलर, तो उसका डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा है। सबने ठीक लगाया हुआ, बड़ी बात है भाई। वेस्पर जी कोई बोले, वेस्पर अपने किस Yes. साइंटिस्ट ने दी थी हमें? वेस्पर वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? एंड पोवेल दोनों ने। रुको मैं ना म्यूट कर दूं, आई थिंक सो वहां ना यहाँ से शोर आ रहा है आपके पास। सर के पास ऑप्शन है, सरकार ने इनको म्यूट कर दें जो बच्चे म्यूट नहीं है। मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसका क्या लगाया है? पीरियोडिक टेबल में से जितने भी ग्रुप है सबसे रिएक्टिव ग्रुप एल्कली मेटल्स का है। एग्जैक्टली बहुत इजी है। आपके पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और मेटल्स में से भी एक्सट्रीम मेटल्स जो है आपके पास 1A ग्रुप में है, तो मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप भी वही है आपके पास। निक्टोजेन फैमिली, ये था नहीं, ये आपकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि 2-3 MCQ लास्ट में आया करेंगे आपके पास ना जनरल पीरियोडिक टेबल से। तो किसी को आता था निक्टोजेन, एग्जैक्टली जेवेरिया को आता है, दानियाल को भी आता है। मुझे तो लगा था ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल। निक्टोजेंस हम फैमिली कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। हमारे पास जितनी भी ये दिन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले फैमिली, उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं निक्टोजेंस? कहते हैं टू चौक। इसका अगर हम मीनिंग देखें ना, तो इसका मतलब होता है टू चौक, जो आपको, जिससे आपको सांस ना आए जल्दी से, जो आपको चोकिंग कर दे। आपके अस्थमा वाले जो स्पेशली पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको नाइट्रोजन फैमिली से गुजारा जाए तो वो तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो निक्टोजेंस ऐसी फैमिली को कहते हैं जहां पे आपकी सांस रुकने लगे, घुटन हो जाए, तो ड्यू टू सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, एग्जैक्टली हम इसको निक्टोजेंस कहते हैं। इसीलिए जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, जब हम डाई करवाते हैं, स्पेशली गर्ल्स या बॉयज भी खैर आजकल तो करवाते हैं, तो डाई वालों को क्यों कहते हैं अमोनिया फ्री सोल्यूशन डाई लो? बिकॉज जिनको भी एलर्जिक होगी, तो एलर्जिक उनको अगर वो स्किन के थ्रू आपके साथ सांस के थ्रू जाके आपको सही वाली चॉकिंग कर देती है, उनको फिर एंटी एलर्जिक लेनी पड़ रही होती है जब वो डाई लगाते हैं, जिनको थोड़ी सी भी एलर्जी होती है अमोनिया से। तो इसीलिए कहते हैं कि अमोनिया फ्री डाई लो। तो निक्टोजेंस फैमिली की क्वालिटी है चोकिंग की। ओके, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ थ्योरी इन बॉन्डिंग। सबसे एडवांस्ड है, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, चार्कोजेंस कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, एग्जैक्टली और यहाँ से एक और एमसीक्यू आता है क्रिस्टेलोजेंस। क्रिस्टल्स कौन सी फैमिली बनाती है? नाम से पता चल रहा है, ठीक है, अक्सर ये भी आ जाता है आपको, क्रिस्टेलोजेन, चलो कार्बन फैमिली, एग्जैक्टली दानियाल, क्योंकि वो डायमंड बनाती है, वहां से भी याद रह जाएगा आपको कि क्रिस्टल्स जो है कार्बन फैमिली को कहते हैं क्रिस्टलोजन। मोस्ट एडवांस्ड बिल्कुल आपके पास MOT है। ये मैग्नेटिक बिहेवियर, एनर्जी के बिहेवियर, सारे जितने भी एडवांस्ड एस्पेक्ट्स थे सारे के सारे MOT ने डिस्कस किए थे। उसके बाद आपके पास आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में जी आप लोगों ने क्या किया है, पिक द करेक्ट सेंटेंस आप लोगों ने करना था। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे कौन सा है? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एग्जैक्टली ए ऑप्शन सही था, बिकॉज डॉग जो है यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी, तो जितने भी डॉग होंगे वो सारे फेथफुल होंगे। तो जब एक कॉमन नाउन पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, तो उसके साथ हम आर्टिकल दा लगा देते हैं। उसके बाद है पिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे अकराकरम रेंज, द कराकरम रेंज, कराकरम रेंज क्या लगाया है इसमें से? एग्जैक्टली बी ऑप्शन है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी आपके पास माउंटेन रेंजेस आती हैं, तो आप उनके साथ दा का आर्टिकल का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ठीक था। ये आपके पास रूल्स थे आर्टिकल्स के, उन्हीं में से बनाए गए हैं। इसमें से क्या लगाया है जी? ये मैंने काफी घुमाने की ट्राई की थी अपनी तरफ से, लेकिन पिक द करेक्ट सेंटेंस। एग्जैक्टली कि आप हेवनली बॉडीज के साथ भी दा लगाते हो और डायरेक्शंस के साथ भी दा लगाते हो। यहाँ पे भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे बेस्ट दे दिया था कि शायद आंखें ना खोले, लेकिन सबने आंखें खोल ली हैं, तो आप द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आपके पास डी ऑप्शन ज्यादा ठीक है, कि स्टेटमेंट भी ठीक है। अच्छा जी, पिक द करेक्ट सेंटेंस।
लेग्स के साथ आप आर्टिकल्स नहीं लगाते, बिल्कुल रूल था कि लेग्स के साथ दा नहीं लगेगा कभी भी। लेग्स सिंपल आती है तो सैफल मलूक इज अ ब्यूटीफुल लेग, सिंपल आ जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास। करेक्ट द सेंटेंस, इसके साथ क्या लगा है, यू आर फीलिंग अ पेन, यू आर फीलिंग पेन, यू आर फीलिंग द पेन। नन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमारे साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो आपके पास पेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, बिल्कुल बी ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन था। करेक्ट द सेंटेंस, इसमें आपने क्या लगाया है, अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह इज ग्रेट नन। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, जो अल्लाह के जाती नाम है उनके साथ आप बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाते आर्टिकल, वो कॉमन लिखा जाता है। और इसमें भी देखो एक और चीज भी आनी है, आपके ध्यान में देना है, एक अगर अल्लाह का वर्ड आ जाए तो कुछ नहीं लगाते, और अगर कैपिटल जी आ जाता है तब भी आप कुछ नहीं लगाते, बिकॉज कैपिटल जी हम मुस्लिम्स जो है वो अल्लाह के लिए यूज करते हैं, कि ये भी अल्लाह का जाती नाम में से आ जाता है। उसके अलावा सिंपल स्मॉल जी लगा हुआ है तो फिर इसके साथ आप प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस किस टाइप का है। बिकॉज हिंदुओं की बात की जाएगी तो उनके बहुत सारे देवी देवता हैं, तो हम उनके साथ गॉड्स लगा देते हैं, लेकिन उसका जी छोटा होगा। अगर जी कैपिटल लगा हुआ है तो आप कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाते इसके साथ भी, बिकॉज इससे हम कंसीडर अल्लाह ही कर रहे होते हैं। उसके बाद जितने भी आपके सिफाती नाम है उनके साथ आप हमेशा दा लगाओगे, आपका रूल था, द बेनिफिशिएंट, द मर्सीफुल, जो भी अल्लाह के सिफाती नाम है, अल्लाह के जाती नाम के साथ नहीं लगता, सिफाती नाम के साथ हमेशा आर्टिकल लगेगा। उसके बाद सिनोनिम्स आ जाते हैं आपके पास, सिनोनिम्स, तो आपके पास अपोजिट का सिनोनिम आपके पास क्या लगा है आप लोगों ने, ए है, बिल्कुल आपके पास अपोजिट का मीनिंग था रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट, किसी भी चीज के मुताबिक कोई चीज हो जाना, सिनोनिम पूछा हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है इसका सिनोनिम ए ऑप्शन, रेलिवेंट। ओके जी, उसके बाद आपके पास सिनोनिम ऑफ एरोमा, इसका क्या लगाया है आप लोगों ने 36 का, ठीक कर लिया है एग्जैक्टली, चलो किसी ने तो गलत किया है हीरा नवाल, ए ऑप्शन नहीं है इसका हमारे पास डी ऑप्शन है। क्यों डी ऑप्शन है जी, बिकॉज देखो एरोमा कहते हैं हम खुशबू वाली चीज को, एरोमा कहते हैं फ्रेग्रेंस को, सेंट को, जबकि स्मेल हम लेते हैं किसी बुरी ऑर्डर को। तो लाइक किसी गटर की बदबू आ रही है, कोई भी जो चीज हमें इरिटेट करती है हम स्मेल उसके लिए यूज करते हैं, कि गंदी जो नाक को अच्छी ना लगे, जो चीज अच्छी लगे वो होती है एरोमा। तो एरोमा के सिनोनिम्स होते हैं फ्रेग्रेंस, सेंट, खुशबू के सेंसेस में, इधर परफ्यूम जो आप यूज करते हो। स्मेल तो एक बैड नेगेटिव उसके लिए होता है, और फैक्टर के लिए, ठीक हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास नन था। ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ना था ना, सिनोनिम पूछा हुआ है, तो ये रेलिवेंट नहीं है, सिनोनिम नहीं है इसमें, कंट्रास्ट कर रहा है, बल्कि इसका ऑपोजिट हो सकता है, एंटोनिम ऑफ एरोमा स्मेल आना था, वो खुशबू है, और ये आप गंदी स्मेल के लिए यूज करोगे, बदबू के लिए। एंटोनिम ऑफ एरोमा इज स्मेल, नॉट सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ एजोनेंस, इसका क्या लगाया है, सिनोनिम ऑफ एजोनेंस, सी ऑप्शन दानियाल ने लगाया है, डी ऑप्शन, दानियाल डी क्यों लगाया है सेम वॉइस जो दे जरूरी तो नहीं है, वैसे उसकी बात ठीक है, आधी बात की है उसने। अब ये चीज याद रखना, वैसे ऐसे आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए रूल, मोस्टली वो देता नहीं है, वो देता सारे यही है। इसका आंसर ठीक डी ही है, नन ही है। सिनोनिम इसका रिजेम्बलेंस ही है, मुशाहबत होना लेकिन एजोनेंस और यहाँ पे रिजेम्बलेंस होता ना, देन वो एग्जैक्ट, अगर आपके पास एफपीएस इतना नहीं घुमाता, वो आपको रिजेम्बलेंस ही देता। मैं आपको सिखाने के लिए कह रही हूँ, रिजेम्बलेंस हमारे पास नाउन होता है, रिजेम्बलेंस, और ये जो एजोनेंस या रिजेम्बलेंस होता है ना, ये आपके पास एडजेक्टिव होता है। ये याद रखना, जो सिनोनिम्स या आपके पास एंटोनिम्स होता है ना, अगर वो आपको सिनोनिम में एडजेक्टिव पूछता है ना, उसका जो मीनिंग जो भी ऑप्शन होगा वो हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। कभी भी अगर वो एडजेक्टिव देख के आपसे नाउन या एडवर्ब या वर्ब नहीं पूछेगा। तो एक चीज ये भी होती है, आपके पास सिनोनिम एंटोनिम अगर आपको नहीं आ रहे ना, यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं आ रहा, और सिनोनिम वो जिस चीज का पूछ रहा है ना, आप उसको पहचानो, वो वर्ब या ग्रामर की क्या चीज है, आर्टिकल है या वो एडवर्ब है, वो नाउन है। जो चीज यहाँ पे होगी ना, सिनोनिम या एंटोनिम भी उसका नाउन होगा, अगर ये नाउन होता तो इसका सिनोनिम भी हमेशा नाउन आएगा, ये याद रखना। अब ये यहाँ पे एजोनेंस जो है
आपके पास एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी होता है एजोनेंस, रिजेम्बलेंस करना, तो इसकी ये जो एंटोनिम वो सिनोनिम बना था वो रिजेम्बलेंस बना था। अब रिजेम्बल आपके पास वर्ब की क्वालिटी में भी आता है एक जगह, और एक जगह नाउन इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि नाउन के तौर पे भी यूज करते हैं या ये वर्ब होता है। रिजेम्बल कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता, अगर इसको एडजेक्टिव बनाना है तो ये रिजेम्बलेंस होता। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर नन रखा गया था, ताकि आपको ये चीज सिखाई जा सके। ठीक हो गया। तो अब एजोनेंस का सिनोनिम रिजेम्बलेंस होता, नॉट रिजेम्बल। एडजेक्टिव हमेशा एडजेक्टिव को स्पेसिफाई करेगी, ना कि नाउन या वर्ब को। ठीक हो गया। तो आइंदा से आपने सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में एक चीज ये भी देखनी है कि ऊपर दी गई चीज है क्या। अब आपने काफी चीजें पढ़ ली है, नाउन पढ़ लिया है, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इन्हीं में से कोई ना कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दिया करूंगी नीचे कि नाउन का नाउन ही आंसर होगा, नहीं है तो आपने नन की तरफ जाना है, ताकि आपकी इसकी एक दो बार प्रैक्टिस हो जाए। एंटोनिम ऑफ आर्टिफाइस। आर्टिफाइस एक, जैसे मैंने सिनोनिम देना था, गलती से हो गया एंटोनिम लिखा गया, वरना मैंने इसका डॉज लिखा था, यहाँ पे एंटोनिम लिखा गया है। तो आप सिंसियर कर सकते हो कि धोखा देना और एक सिंसियर, तो अब इसका ए बन जाएगा। एग्जैक्टली सवेरे मैंने सिनोनिम ही दिया था अपनी तरफ से, यहाँ पे एंटोनिम लिखा गया, मुझे भी नहीं पता कैसे चेंज हुआ है, तो मेरे दिमाग में मैं डोज ही कहने वाली थी, बट एग्जैक्टली अब यहाँ पे एंटोनिम लिखा है तो सिंसियर बन जाएगा, धोखा देना लेकिन उतना ही सिंसियरिटी दिखाना, तो ए ऑप्शन लग जाएगा। ये ब्लूम्स सर आप हैं मीटिंग में, तो सर आपको डिस्कस करवा देंगे। जी जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? तबीयत से ठीक है सबकी? तो ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो डिस्कशन मैं आपको कराऊंगा। वीडियो जो है अगर आपने देखी है और जो आपको स्टडी मटेरियल शेयर किया गया था, अगर आपने उसको पढ़ा है डिटेल से, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते थे, इजीली कर सकते थे। चलिए अब हम वन बाय वन जो है इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस में जो है मसला आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो है 49 से हम अपनी डिस्कशन 39 से जो अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। ब्लूम विच ऑप्शन इज फॉल्स इन रेफरेंस टू ब्लूम टेक्सोनोमी? ब्लूम टेक्सोनोमी के लिहाज से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके पास गलत है, आपने उसको जो है सर्कल करना है। पहला देखिए, इट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद एजुकेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उसी को मॉडिफाई किया गया था इसके अंदर। इसमें बताया ये गया था ब्लूम ने कि जब आपका दिमाग, आपका दिल और आप फिजिकली जो है किसी चीज में इनरोल होके जो है इन्वॉल्व होके किसी चीज को हल करने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है सक्सीड हो जाते हैं उसके अंदर। बेसिक पर्पस जो था, बेसिक थीम जो था ब्लूम टेक्सोनोमी का, वो ये था। थिंकिंग को जो है प्रमोट करने के लिए जो है ये डिजाइन किया गया। पहला ऑप्शन, अगर एक मिनट इसको जो है थोड़ा सा जूम कर लो मजीद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सी स्टेटमेंट जो है ब्लूम टेक्सोनोमी के लिहाज से फॉल्स है। इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद इन एजुकेशन, बिल्कुल डील करती है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1946, देखते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रन मेंटल डेवलपमेंट में जो है बिल्कुल कंट्रीब्यूट करती है। कोग्निटिव डोमेन पढ़ा, वो मेंटल दिमाग से ही ताल्लुक था उसका। इट वाज नेम्ड आफ्टर बेंजामिन ब्लूम द एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। इसको ब्लूम टेक्सोनोमी जो है किसके नाम पे दिया गया? डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, जो कि आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। तो अगर यहाँ पे देखें, आपने फॉल्स स्टेटमेंट को सर्कल करना था। मोस्टली लोगों ने जो बिल्कुल ठीक लगाया कि 1956 में जो है, 1946 में जो है ये पब्लिश नहीं हुई थी, ये 1956 के अंदर जो है ये पब्लिश हुई थी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी वाज क्रिएटेड इन 1956। अगर एमसीक्यूज आ जाए गलती से पेपर के अंदर, तो इसमें जो है गलती आपने नहीं करनी। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एट द नॉलेज लेवल, एक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। एट द नॉलेज लेवल, नॉलेज लेवल जो था आपके पास फर्स्ट लेवल था, फर्स्ट लेवल था। उसका आपको मैंने क्या बताया, नॉलेज लेवल के अंदर आप क्या करते हैं? आर्गू द पॉइंट, रिकॉल इंफॉर्मेशन, कैटेगराइज टॉपिक या कैलकुलेट डिस्टेंस। क्या लगाया आप लोगों ने? जल्दी से शाबाश। नॉलेज लेवल के अंदर एग्जैक्टली सबने ठीक लगाया है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर भी समझाने की कोशिश की। आपसे पूछा जाए जंग आज़ादी कब लड़ी गई, आप फौरन से कहेंगे 1857 के अंदर लड़ी गई। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 1947 के अंदर आज़ाद हुआ।
मतलब किसी भी चीज को रिकॉल करना जो है वो किस लेवल के अंदर आएगा, नॉलेज लेवल जो है, जो कि लोवेस्ट लेवल था आपके पास, उसके अंदर जो है आपके पास आएगा। जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं, आपसे कोई टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है कि डिफाइन नाउन कर दें, वर्ब कर दें, कोई भी चीज, डिफाइन केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपसे क्या डिफाइन केमिस्ट्री कर दें, तो किस लेवल के अंदर आएगा, नॉलेज लेवल के अंदर आएगा। ये नॉलेज लेवल कंसेप्ट वाला नहीं है, ये नॉलेज लेवल जो है ये आपके पास मेमोराइजेशन वाला नॉलेज लेवल है, मेमोराइजेशन, जिसमें आप किसी चीज को जो है रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, ये वो वाला नॉलेज लेवल है। इसको जो है, जो असल जो एक्चुअल नॉलेज है उससे आपने कम्पीट नहीं करना। पाकिस्तान में जो है ये नॉलेज वही है जो आप समझ रहे हैं, इसको रट्टे वाला जो नॉलेज है उसको वही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एट नॉलेज लेवल स्टूडेंट विल रिकॉल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। जहाँ पे आपको मसला आए आप जो है अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस चीज में आपको कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी लर्निंग डोमेन आर देयर इन ब्लूम टेक्सोनोमी, कितनी लर्निंग डोमेन जो है आपके पास ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर होती है। 2 3 4 6, 3 3 6 किसी ने नहीं लगाया, 6 किसी ने नहीं लगाया। डोमेन जो है ना आपके पास, थोड़ा सा जो है देखना है, डोमेन आपके पास 3 ही है। कोग्निटिव डोमेन, निमोनिक भी बताया, कैप से आपने याद रखना है वीडियो के अंदर। कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव का ताल्लुक आपके दिमाग से बताया, अफेक्टिव का आपका आपके हार्ट से बताया, आपके इमोशन से बताया, और साइकोमीटर का आपको बताया फिजिकल जो है, जिस्मानी लिहाज से जो है, जब आपका हाथ भी जो है इन्वॉल्व हो जाए जिस्मानी तौर पे, आप जब लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लर्निंग जो है आपकी इफेक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हाउ मेनी लर्निंग डोमेन, तो 3 लर्निंग डोमेन जो है ब्लूम टेक्सोनोमी की आपके पास है, कोग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमीटर। तो ऑप्शन जो है आपके पास वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द साइकोमीटर डोमेन ऑफ द ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व, साइकोमीटर डोमेन जो है वो किसके साथ इन्वॉल्व करती है, लर्निंग के साथ, नॉलेज के साथ, मैनर के साथ, या फिजिकल मूवमेंट के साथ। शाबाश फहद, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सब ने ही जो है ठीक हो गया, शाबाश शाबाश, सब ने ही जो है ठीक लगाया, बुशरा ने भी ठीक लगाया, सब लोगों ने जो है ठीक लगाया। राइट ऑप्शन जो है वो फिजिकल मूवमेंट के साथ। मीन एक स्टूडेंट जो है जो आपकी क्लास में बैठा है, आप किस तरह अपने नॉलेज को जो है उसको इफेक्टिव पहुंचा सकते हैं, किस तरह जो है स्टूडेंट आपकी बात को आसान अल्फाज में समझ सकते हैं। 3 तरीके थे। एक तो दिमाग जो है, जब स्टूडेंट का दिमाग जो है आप ऐसे करें कि उसके, आप जो भी बातें कर रहे हैं स्टूडेंट जो है मेंटली तौर पे आपकी बातों को केयरफुली जो है वो सुन रहा है। फिर उसका हार्ट जो है वो भी उस टाइम रिस्पॉन्स कर रहा है, अब उसकी बातों को कहीं और जगह जो है वो उस टाइम माइग्रेट नहीं कर रहा, हिजरत नहीं कर रहा, जो टीचर क्लास में बैठा है तो उसी के ऊपर फोकस कर रहा है। और मेंटली तौर पे, जिस्मानी तौर पे भी जो है, फिजिकली तौर पे जब वो क्लास के अंदर मौजूद है, तो इस किस डोमेन के अंदर आता है, साइकोमीटर डोमेन के अंदर आता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। बुक के अंदर भी गिवन था, वैसे भी मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। लोवेस्ट लेवल जो है आपके पास, सबसे लोवेस्ट लेवल आपके पास कौन सा होता है, जल्दी से शाबाश। सनिया ने बताया, हीरा, दानियाल, जवेरिया, रीच, सब ने जो है डी बताया। नॉलेज लेवल जो है, जो लोवेस्ट लेवल होता है जिसपे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, कोई टर्म आपसे पूछ ली है, वो आपके पास जो है लोवेस्ट लेवल होता है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, नॉलेज। नेक्स्ट है आपके पास द क्वेश्चन, हाउ वुड यू प्रूव दैट अर्थ इज राउंड नॉट राउंड, कि आप किस तरह प्रूव करेंगे कि जो जमीन है वो राउंड है, राउंड नहीं है, राउंड है या राउंड नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। अब ये स्टेटमेंट आपको दे दी गई है, आपने स्टेटमेंट की बेस के ऊपर जो है लेवल बताना है कि किस कैटेगरी जो है उसके अंदर ये फॉल करेगा, कि जमीन जो है प्रूव करना है आपने, क्या ये कंप्रिहेंशन लेवल के अंदर आएगा, क्या ये इवेलुएशन लेवल के अंदर आएगा, एप्लीकेशन लेवल के अंदर आएगा, या सिंथेसिस लेवल के अंदर आएगा। क्या लगाया आप लोग, हाउ वुड यू प्रूव, शाबाश जल्दी से बताइएगा। हाउ वुड यू प्रूव दैट अर्थ इज राउंड नॉट राउंड, शाबाश जल्दी से। बी बताया, ठीक है शाबाश। जो बी है आपके पास, इवेलुएशन लेवल जो है, इस पे आप जो है जायजा लेते हैं। इवेलुएशन का मतलब है जायजा लेना किसी भी चीज का। इवेलुएशन लेवल पे जो है आप जायजा लेंगे कि जो अर्थ है आपके पास वो राउंड है या राउंड नहीं है। आप जो है काफी सारे फैक्ट देखेंगे उसके राउंड होने से और राउंड ना होने के। फिर आप जो है एक मुफस्सल जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें आप ये बताएंगे, इवेलुएट करेंगे कि राउंड है या राउंड नहीं है। तो ये किस लेवल पे आता है, ये
इवेल्युएशन लेवल पे आता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। क्वेश्चन 45, विच टाइप ऑफ question is a sample of evaluation? Which type of question is a sample of evaluation? अगर आप sample of evaluation, जो evaluation है वो level है आपके पास, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करेंगे? डू यू एग्री विद एक्शन, डू यू एग्री विद द एक्शन ऑफ सेम, क्या आप सेम का जो भी उसने कोई काम किया है, कोई एक्शन परफॉर्म किया, आप उससे एग्री करते हैं? वाज इट इज बेटर देन, क्या इसका जो एक्शन था वो बेहतर था? व्हाट सोर्सेज कैन यू यूज टू सपोर्ट योर ओपिनियन, कौन से जो ओपिनियन और सोर्सेज है वो आप यूज करेंगे? तो इवेल्युएशन लेवल के अंदर जो है क्या लगाया है आप लोगों ने इसका? इवेल्युएशन लेवल के अंदर कौन कौन सा पॉइंट जो है इसके अंदर आएगा? दानियाल ने डी लगाया, बाकी भी बताएं, शाबाश। आल सनिया ने भी डी लगाया। देखिए अब इवेल्युएशन लेवल के अंदर आप सारी चीजें देखेंगे, उसकी सारी चीजें देखेंगे, आप एग्री हैं किसी चीज से, एग्री नहीं है, क्या ये चीज बेहतर है, ये चीज बेहतर नहीं है, क्योंकि जायजा ले रहे हैं ना आप एंड पे जो है। इवेल्युएशन का मतलब है जायजा लेना। एंड पे आप किसी चीज का जब जायजा लेते हैं तो आप उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड जो है वो दोनों जो है उसको कंपेयर करते हैं। फिर आप जो है एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। तो इसके अंदर जो है सारे ही पॉइंट आपके साथ शामिल होंगे। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट कैन यू इन्वेंट और डिजाइन इज अ सैंपल ऑफ, जो भी चीज आप इन्वेंट कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी? नॉलेज लेवल के अंदर आएगी, कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर आएगी, सिंथेसिस की आएगी, एप्लीकेशन की आएगी? देखिए कोई भी चीज इन्वेंट करनी हो उसके लिए जो है आप एक चीज तैयार करेंगे, कुछ चीजों को मिक्स करेंगे, तभी जाके जो है एक चीज आप सिंथेसाइज करेंगे, कोई इन्वेंट करेंगे। जैसे रेडियो जो है मार्कोनी ने इजाद किया था, रेडियो जो है रेडियो मार्कोनी ने इजाद किया था। तो बिल्कुल इसी तरह किसी भी चीज को इन्वेंट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप सिंथेसिस करते हैं उसकी। लैब के अंदर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने सिंथेसाइज करना हो, आपने पहले उसको सिंथेसाइज करते हैं, फिर जो है आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं। आपने जो है नया कंपाउंड जो है क्रिएट कर लिया, डिजाइन कर लिया आपने। तो इन्वेंट और डिजाइन जो है हमेशा आपके पास किस कैटेगरी के अंदर आएगा? सिंथेसिस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। इनफर नतीजा निकालना, फॉलो करना, इंटरप्रेट करना, समराइज करना, डिमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को साइट करना, इंटरपोलेट करना, ऑल आर वर्ब। ये सारे के सारे वर्ब हैं रिप्रेजेंटिंग व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के कौन से लेवल को जो है ये सारे वर्ब जो हैं वो बता रहे हैं? एप्लीकेशन लेवल को बता रहे हैं, नॉलेज लेवल को बता रहे हैं, सिंथेसिस लेवल को बता रहे हैं, या कंप्रीहेंशन लेवल को बता रहे हैं? जल्दी से शाबाश। इन्फर करना, फॉलो करना, इंटरप्रेट करना, जल्दी से शाबाश। क्या लगाया आप सब लोगों ने? किसी भी चीज को इन्फर करना, इंटरप्रेट करना, फॉलो करना, समराइज करना, डिमोन्स्ट्रेट करना, कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर आएगा। शाबाश, कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर आएगा। नॉलेज लेवल के अंदर तो आप सिर्फ और सिर्फ चीज को रिकॉल कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस चीज के ऊपर, उसके काजेज क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या है, वो सारी चीज डिटेल डिस्कशन जो आप करेंगे जिस लेवल के ऊपर, वो किस लेवल के ऊपर करेंगे? उस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। किस लेवल के अंदर करते हैं आप? कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया आपको, नॉलेज लेवल के अंदर आपने क्या किया? आपसे ये पूछा जाए जंग आजादी कब लड़ी गई, आपने बता दिया फौरन से जो है 1857 में लड़ी गई। ये आपका नॉलेज लेवल आ गया। अब आप जो है एक्सप्लेन करेंगे कि जंग आजादी के होने की वजूहात क्या थी, कि किन कंडीशन के ऊपर जो है जंग आजादी हुई। आप उन चीजों को जो है, उन काजेज को जब समराइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात थी, फिर आप इस जंग के नतीजे में क्या चीज हुई, पता हुई या कामयाबी हुई, जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ये कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर आएगा। इसीलिए राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या है? बी है। जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर आएगा। इफ अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो यू समथिंग वर्क, एक स्टूडेंट ने जो है एक मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, ये दिखाने के लिए कोई चीज काम करती है, वो किस लेवल के ऊपर है? इवेल्युएटिंग लेवल के ऊपर है, अप्लाइंग लेवल के ऊपर है, सिंथेसाइजिंग लेवल के ऊपर है, या डोंट नो? फहद ने बिल्कुल ठीक बताया। कि जब आप कोई मॉडल तैयार कर रहे हैं टू शो यू हाउ समथिंग वर्क, ये चीज जो है किस तरह काम करेगी, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस मॉडल को जो है अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मॉडल जो आपने डिजाइन किया है ये काम करेगा या काम नहीं करेगा। तो आप एप्लीकेशन लेवल जो है
जो कि न्यू वर्जन के अंदर अप्लाइंग में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ओल्ड वर्जन के अंदर आपके पास सारे नाउन थे, न्यू वर्जन के अंदर आपने क्या किया, सारे नाउन को वर्ब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आप किसी मॉडल को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या अप्लाइंग लेवल के अंदर, अप्लीकेशन लेवल जो है उसके अंदर आएगा, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। क्वेश्चन 48, टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट, कि आपने जो है इंफॉर्मेशन को जो है एंड पे ब्रेक कर दिया है हिस्सों के अंदर, और एग्जामिन द इंफॉर्मेशन। अब आप क्या कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को जो है एग्जामिन कर रहे हैं। किस लेवल के अंदर आएगा, एनालाइजिंग लेवल के अंदर आएगा, इवेलुएटिंग लेवल के अंदर आएगा, सिंथेसाइजिंग लेवल के अंदर आएगा, या ओरिजिनेटिंग लेवल के अंदर आएगा। शाबाश। टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, आपने एक इंफॉर्मेशन को जो है ब्रेक कर दिया है हिस्सों के अंदर, और फिर आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिन द इंफॉर्मेशन, फिर आप उस एग्जाम इंफॉर्मेशन को जो है एग्जामिन कर रहे हैं। जल्दी से बताइए किस लेवल के अंदर आएगा। ए एनालाइजिंग लेवल के अंदर आएगा, ठीक है, एनालाइजिंग लेवल के अंदर आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है, आप एनालाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को ब्रेक पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके। नेक्स्ट है आपके पास द थ्री डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी आर, थ्री डोमेन जो है वो कौन सी है आपके पास, ये तो बहुत ही बेसिक था। कोग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमीटर जो है, ये तीन डोमेन है आपके पास। कोग्निटिव ब्रेन से, ये हार्ट से, और ये जो है आपके पास फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है आपके पास साइकोमीटर डोमेन। क्वेश्चन 50 राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 51, द लेवल रेफर्स टू मेकिंग जजमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन, दिस लेवल रेफर टू मेकिंग जजमेंट, आप क्या बना रहे हैं, अब जजमेंट बना रहे हैं, फाइनल वर्डिक्ट बना रहे हैं अपना, अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्राइटेरियाज। अगर आपको जो मटेरियल शेयर किया गया था वहां पे जो है क्लियरली मेंशन है, जब भी आप जजमेंट बनाएंगे, फाइनल वर्डिक्ट देंगे, वो किस लेवल के अंदर आएगा, वो इवेलुएशन लेवल के अंदर आएगा। फाइनल जो जायजा आप ले रहे हैं एंड के ऊपर सारी चीजों का लेके, जब आप जजमेंट बना रहे हैं, कोई वर्डिक्ट दे रहे हैं एंड पे आके, वो किस लेवल के अंदर आएगा, इवेलुएशन लेवल के अंदर आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी एग्जैक्टली जो है, जो आपको मटेरियल शेयर किया गया उसी की जो है ये लाइन है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज, कौन सा ऑर्डर है आपके पास, क्या लगाया है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्या लगाया है, जल्दी से बताइएगा लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज सी। सी ठीक है बच्चे, दानियाल या पता नहीं किसने जो है बी लगाया है। देखिए रिमेम्बरिंग पहला था, दूसरा अंडरस्टैंडिंग था, तीसरा अप्लाइंग है, तीसरा अप्लाइंग है आपके पास, थर्ड एनालाइजिंग है, फिर इवेलुएटिंग है, फिर क्रिएटिंग है आपके पास। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेलुएशन, क्रिएटिंग या सिंथेसिस वर्ब नाउन के अंदर। तो पहले आप रिकॉल करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर नॉलेज को अप्लाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे, फिर जो है आप कोई चीज जो है इन्वेंट या क्रिएट कर देंगे। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। तो क्वेश्चन जो है ये डिस्कस हो गए। तो ये टेस्ट था आपका, टेस्ट में देख रहा था रिजल्ट बच्चों का अच्छा था, एक दो बच्चे जो हैं 42 के ऊपर भी गए। की के अंदर जो है 1 से 2 मिस्टेक जो है वो मैंने देखी है, वो गलती से जो है गलत हो गई हैं, तो उनके मार्क्स जो है वो आपको अवार्ड किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो आपके पास होगा इधर टैक्सोनॉमी के हवाले से, उसमें शामिल होगा आपके पास इफेक्टिव डोमेन और साइकोमीटर डोमेन। उनका मटेरियल जो है अर्ली इन द मॉर्निंग इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा सुबह सुबह जो है 6 बजे जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मजीद कोई क्वेश्चन आपका, और कोशिश क्या करें, कोशिश क्या करें, टेस्ट जो है ना वो लाजमी दिया करें। असूल तो अब तो ये बनता है कि तैयारी करके दें, क्योंकि अब केमिस्ट्री जो है बड़ी बेसिक लेवल की है ना, फेडरल की जो है बुक आपने पढ़नी है, मैक्सिमम यकीन माने 15 से 20 मिनट लगते हैं एक बुक को कवर करने में। आपने मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, क्या क्या लिखा हुआ है। अब आप जो है नर्सरी प्रेप के बच्चे तो नहीं, आप 1 बाय 1 लाइन जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट पढ़े, फेडरल की जो बुक कवर करवा रहे हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये कर रहे हैं हम। हाई लेवल का नहीं आता पेपर मैंने शेयर भी किया हुआ है चैनल के ऊपर, अभी जो बॉयज का आया है, आप एक दफा उसको जाके देखें, कितने बेसिक लेवल की जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के हवाले से आए हुए। फोकस करें आप इंग्लिश के ऊपर और बीएड के ऊपर, आप जितना इसमें एक्सेल करेंगे उतने जो है आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे सीट को हासिल करने के, इंटरव्यू के क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इनकी तैयारी कोई नहीं करता। बीएड को कहते हैं आती नहीं आती नहीं है। अब आपने देखे ना, अब आपको जो है ये सारे जो है आज मैंने एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए, नॉलेज आपने अप्लाई करना था। मैंने जो है आज कोशिश की कि बुक की जो वर्डिंग है वो मैं यूज ना करूँ, कुछ क्वेश्चन में जो यूज की,
मोस्टली जो थे वो स्टेटमेंट थे, आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करना था। नॉलेज को आप अप्लाई तब करेंगे जब आपके पास बेसिक होगी उसकी। इसलिए जो है मैंने वीडियो भी बना के शेयर की, वो जो है मैंने टू द पॉइंट उसको रखा, ज्यादा जो है लंबी नहीं की। एग्जाम्पल ऑफ एप्पल की मदद से उसको अंडरस्टैंड करने, आपको समझाने की कोशिश की, इन 6 के 6 लेवल्स को। तो आप उसको मजीद जाके देखें, और जब बेसिक क्लियर हो जाएगी ना, फिर आप जो है कोई भी सवाल इनसे रिलेटेड आएगा इंशाल्लाह आप वो कर पाएंगे। तो अपने दुआओं में जो है याद रखिएगा, मजीद जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो आपने बताना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।